नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में। जी हाँ, यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर पीपल एंड एनवायरनमेंट की आज हम नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो ये इसका एडिशन नंबर 1 है, पीपल एंड एनवायरनमेंट प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, इसके अलावा हमने आईसीटी की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है, हमने यूजीसी नेट ज्योग्राफी की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रखी है और करंट अफेयर की भी चला रखी है। अगर आप चाहें तो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी लगा दूंगा। आईसीटी के भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो ये इसका आज पहला एडिशन है और अगर आप देखना चाहते हैं रेगुलरली तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे कोई भी नोटिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी पर और केबी पर भी कुमार ब्रदर एजुकेशन पर। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है गाइस, इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के वीडियोस और पीडीएफ्स मिलते रहेंगे जो भी हम यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे ज्योग्राफी एस्पिरेंट्स के लिए हमने एक इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जहाँ पे मैं आपको डेली टास्क देता हूँ गेम की तरह, और एक पिक्चर होती है, पिक्चर के ऊपर क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, पिक्चर देख के आपको आंसर बताना पड़ता है। इससे आपकी विजुअल मेमोरी भी बूस्ट होती है और आपको गेम के अंदर भी आप आराम से ज्योग्राफी को कर लेते हैं और रोज आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं तो आप इसके अंदर इन्वॉल्व भी रहते हैं। तो उसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे आपको दोनों मिल जाएंगे, आपको पेपर 1 का भी मिलेगा और पेपर 2 का भी। यहाँ पे आपको वीडियोस, पीडीएफ और अपडेट्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, और इसके अलावा हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, नए एलिमेंट्स हमारे वीडियोस के अंदर, जैसे रिडल्स हैं जो मैंने अभी बात की। डेली टास्क जो है उसको मैंने एक नाम रखा है ज्योग्राफी रिडल्स बाय शुभेंदु मुखर्जी, और उसको मैं बेसिकली यहाँ पर डिस्कस करता हूँ और जो भी इसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं या अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर, उनका नाम मैं यहाँ पे फीचर करता हूँ। यानी कि आप फीचर भी होते हैं मेरी वीडियो के अंदर, आपका नाम लिया जाता है और वीडियो के एंड में मिलता है क्वेश्चन ऑफ द डे। यानी कि वीडियो के अंदर आपको 3 चीज़ें मिल रही है, वीडियो कॉन्टेंट, क्वेश्चन ऑफ द डे और रिडल और उसका डिस्कशन और साथ में आपके नाम। तो आज ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आज हम पहले स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है गाइस, और एक इंपॉर्टेंट सूचना कि हमने यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट कर दिया है। 5 अगस्त से बैच स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आप गूगल ड्राइव पे आपको वीडियोस मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस की तरह ही चलेगा ये, लेकिन इसमें आपको फायदा ये है कि आपको कोई भी फिक्स टाइम पे आके पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और अगर आप कोई फैमिली वाले हैं तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। सारे वीडियोस गूगल ड्राइव पे चलेंगे। हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत नहीं है आपको कोई जूम कॉल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आराम से लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे आप देश के कोई से भी कोने में बैठे हों। ठीक है, साथ में आपको पीडीएफ मिलता है, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज भी मैं करा रहा हूँ, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज और हमारे फुल कोर्स का भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल करेंगे इस नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म पे आप फिलअप कर देंगे, फिर आपको कॉल आ जाएगा। डेमो लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई गूगल ड्राइव पे कैसे चलता है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक छोड़ दिया है। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो उसका जिस तरह से पहले हमारे एमसीक्यू का फॉर्मेट रहता है वैसे फॉर्मेट रहेगा। पहला फॉर्मेट ये है कि भाई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद एक टाइमर चलेगा 20 सेकंड का, और इस 20 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब देना है। टाइमर खत्म होने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और जहां जरूरत होगी आपको मैं डायग्रामेटिकली चीजें बताऊंगा, जिससे चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी और आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगी दोस्तों। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया? बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। बताइए पहला ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया कौन सा है? बताइए। विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया? ऑलराइट, समाप्त है, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर है सिक्किम। यस गाइस, सिक्किम जो है वो इंडिया का पहला और वर्ल्ड का भी पहला एक ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ पर जितनी भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं वो टोटली 100% ऑर्गेनिक होती है। यानी कि यहाँ पर कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता है, कोई भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज अ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। बताइए इनमें से कौन से कारणों की वजह से तमिलनाडु में ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम देखने की जाती है? बताइए। फटाफट से कमेंट कीजिए, फटाफट से बताइए क्या होगा। ABCD। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय द ट्यूब वेल्स। नॉर्मली दोस्तों बात यह है कि तमिलनाडु जो एरिया है वहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, क्योंकि वो इंडियन मानसून के रेन शेडो इलाके में आता है। रेन शेडो इलाका वो होता है जहाँ पर रेनफॉल जो होती है वो कम होती है, यानी कि पहाड़ के उस तरफ वाला इलाका।
तो जो भी मानसूनल विंड्स हैं वो उस तरफ पहुंच नहीं पाती, पहुंचती भी है तो वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता, इसलिए तमिलनाडु को हमारे इंडियन मानसून से ज़्यादा बरसात नहीं मिलती, उसको रिटर्न विंटर मानसून से मिलती है, लेकिन फिर भी तब पानी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर एक वाटर शॉर्टेज नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि वाटर शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्यूबवेल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया है, और ट्यूबवेल्स को यूज़ करते करते उन्होंने इसको इतना एक्सप्लॉइट किया कि अब नीचे वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल जो है काफ़ी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें इनएक्सेसिबल हो गई हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंसानी फितरत है कि भाई चीज़ों को हम लिमिट के अंदर एक्सप्लॉइट नहीं करते, और एक्सप्लॉइटेशन जहाँ हम करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इसी वजह से यहाँ पे सारी प्रॉब्लम आ रही है गाइस। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, सॉइल इन द महानदी डेल्टा आर लेस फर्टाइल देन दोस इन द गोदावरी डेल्टा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। महानदी डेल्टा के अंदर जो सॉइल है वो लेस फर्टाइल क्यों है गोदावरी डेल्टा से, बताइए क्या होगा, कमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, इरोजन ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एनुअल फ्लड्स। तो नॉर्मली जो नॉन ज्योग्राफी बैकग्राउंड से उनको मैं बता दूं कि डेल्टा मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी रिवर जो है अपना लोड लेके आ रही है माउंटेनस एरिया से, वो चल रही है माउंटेनस से, फिर वो प्लेन्स में आई, और प्लेन्स में आने के बाद जब वो अपना पानी किसी समुद्र में छोड़ती है, तो समुद्र में छोड़ने से पहले वो अपना सारा लोड जो है वो किसी एरिया के अंदर फैला देती है, उसको हम डेल्टा कहते हैं। और ये एरिया बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो महानदी का डेल्टा लेस फर्टाइल है गोदावरी से, कारण उसका ये आप देखेंगे, पहले तो आप देख लो ये महानदी रिवर है, ये हमारी गोदावरी रिवर है, और यहाँ इनका आप डेल्टा भी देख सकते हैं, ये इसके फ्लड एरियाज है, ठीक है। ये महानदी का है, ये गोदावरी का है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि महानदी का जो डेल्टा है दोस्तों वो छोटा सा है, और यहाँ पर इनलेट्स कम है, सॉरी गोदावरी का। महानदी का आप देखेंगे ये इतना बड़ा डेल्टा है, और यहाँ पे इनलेट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एनुअल फ्लड की वजह से यहाँ पर जितना भी फर्टाइल सॉइल जो है वो लीच आउट हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो होती है वो कम रह जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन दैट हैज बीन टेकन फॉर्म। बताइए मोस्ट सिग्निफिकेंट इंपैक्ट अभी तक क्या हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन का, बताइए क्या होगा। अभी तक का सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या हुआ है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, एक्सटिंक्शन ऑफ द एनिमल्स। तो नॉर्मली जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ते हैं तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर ही हमने देखा था कि जो डायनासोर थे उनका खात्मा इसी वजह से हुआ था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, जिसकी वजह से डायनासोर जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, विद द एब्जॉर्प्शन एंड द डीकंपोजिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ओशन वाटर बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल देयर विल बी। बताइए जब ओशन वाटर के अंदर एक डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन एंड डीकंपोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर क्या होता है, बताइए। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। एक डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा अगर जब चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा सी, ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। जब ओशनिक वाटर के अंदर डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन या डीकंपोजिशन होता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक देख लेते हैं, तो क्लासिफिकेशन देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन जितने भी हैं दोस्तों, ये सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया फंजाई हमारे नॉर्मली देखे जाते हैं, और यही बैक्टीरिया फंजाई जब हमें मरीन इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं तो उनको कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन्स, प्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन कहा जाता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जहां पर भी आ रहा है वो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो हमें पानी के अंदर देखने को मिलते हैं उसे हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, और ये बेसिकली ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, इसीलिए इनको फाइटोप्लैंक्टन कहा जा रहा है, और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, डायटम से साइनोबैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया को एल्गी भी कहा जाता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं। इसके अलावा जो जूप्लैंक्टन है ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, ये भी मरीन इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, पर ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक होता है सैप्रोप्लैंक्टन। सैप्रोप्लैंक्टन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा स्टैग्नेंट वाटर के अंदर, और जहां पर जो गंदा पानी है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो सैप्रोप्लैंक्टन भी एक तरह का हेटरोट्रॉप है, क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये भी अपना खाना नहीं बना सकता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जहां पर फाइटो आ रहा है वो प्लांट से एसोसिएटेड है, तो माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है, ये अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस की मदद से। और जहां पर आप जू देख रहे हैं, जू मतलब एनिमल, और एनिमल जो है माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो है उसको जू प्लैंक्टन कहा जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मरीन फूड चेन के अंदर ये सबसे पहले आता है, ठीक है।
और जू प्लैंटन जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं। और जू प्लैंटन अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि जू प्लैंटन जो है वो एक नेचुरल फूड बनते हैं फिशेस का, शार्क्स का। तो दुनिया के जितने भी बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ पे आपको जू प्लैंटन की जो है तादाद देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नेचुरल फूड है ये हमारे फिश का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 अरेंज करना है आपको इन सब चीज़ों को। यहाँ पर दे रखा है वाटर क्वालिटी और यहाँ पर दे रखा है पीएच स्केल, ठीक है। आपको उनको अरेंज करना है, यहाँ पे कोर्स दे रखे, बताइए क्या होगा। वाटर क्वालिटी एंड पीएच स्केल, इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के बाद ही। इस क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं। थोड़ा बताता हूँ मैं आपको पीएच स्केल क्या होता है, फिलहाल आपको मेजर करना है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका सही आंसर होगा, पहले हम मैच कर लेते हैं। तो न्यूट्रल वाटर क्वालिटी जहाँ पर देखने को मिलेगी उसकी पीएच स्केल हमेशा 7 होती है। मॉडरेटली अगर एसिडिक है तो फिर वो होगा हमारा 5, ठीक है। एल्कालाइन अगर है मतलब वो 7 से ज़्यादा है तो फिर वो 8 हो जाएगा। और इंजूरियस होगा जब वो 5 से कम होता है तो इसलिए 4 होगा। तो इसका आंसर हम देखेंगे सी होगा, ठीक है। सी इसका आंसर होगा। न्यूट्रल अगर ड्रिंकिंग वाटर की अगर पीएच 7 है मतलब वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है ना वो बेसिक है। मॉडरेटली एसिडिक मतलब 7 से थोड़ा सा कम, तो हमारे 5 होगा। B1 यहाँ पे 1 देखेंगे। एल्कालाइन जो होता है वो हमेशा 7 से ज़्यादा होता है, आप देखेंगे। तो 7 जो होगा ये होगा हमारा 4 होगा। और ये इंजूरियस जो होता है वो ये होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से पीएच स्केल होती है। कोई भी एलिमेंट जो है वो एसिडिक है या बेसिक है उसको नापने के लिए हमने एक स्केल बना रखी है, पीएच स्केल। और इसको इजाद किया था सोरेन सॉर्सेन ने। ये एक डैनिश केमिस्ट थे, इन्होंने 100 साल पहले इसका इजाद किया था। ये कहते हैं कि भाई 7 अगर जहाँ पर है किसी भी चीज़ की अगर पीएच स्केल 7 है मतलब वो न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। अगर 7 से कम हो रही है तो फिर वो एसिडिक है, 7 से अगर ज़्यादा हो रही है तो फिर वो एल्कालाइन है, ठीक है। तो एसिड एंड बेसिस आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जो भी आप साबुन घर में इस्तेमाल करते हैं वो एक बेस है, ठीक है। और जो भी आप एसिड यूज़ करते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो किसी भी तरह का क्लीनर हो या कुछ भी हो, वो एक एसिडिक होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप 4 पे जैसे जैसे जाएंगे 4, 3, 2, 1 जो होगा वो इंजूरियस हो जाता है हेल्थ के लिए, ठीक है। तो इसलिए 7 जो है वो न्यूट्रल है और 5 जो है वो मॉडरेटली एसिडिक है, 8 जो है वो एल्कालाइन है और इंजूरियस जो होगा वो 4 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 7, द मैक्सिमम एमिशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द फ्यूल सोर्सेज इस इंडिया इज कॉज्ड बाय, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट कौन से फ्यूल सोर्स से होता है, बताइए क्या होगा। मैक्सिमम एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स कहाँ पे होता है, किससे होता है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा वेरी ऑब्वियस, कोल। और कोल के अंदर भी थर्मल पावर प्लांट जो हैं, जो कोल इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट जो होता है वहीं से ही होता है। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं, कोल के बर्निंग से निकलते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर द नेचुरल हैजार्ड मिटिगेशन। नेचुरल हैजार्ड के मिटिगेशन के लिए या उसको रोकथाम के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, बताइए बताइए। ABCD ऑप्शन है, कमेंट कीजिए फटाफट से। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका आंसर होगा बी, टाइमली वार्निंग सिस्टम। क्योंकि नेचुरल हैजार्ड को हम रोक नहीं सकते, वो नेचर है, नेचर को हम रोक नहीं सकते, पर हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं पहले से कि भाई सुनामी आ रही है या अर्थक्वेक आ रहा है या साइक्लोन आ रहा है। साइक्लोन का प्रेडिक्शन आजकल बहुत अच्छा हो गया है, पहले ही पता लग जाता है। इंडिया के अंदर हमने कितने बार देखा है कि भाई उड़ीसा का कोस्ट है या आंध्र प्रदेश का कोस्ट है, वहाँ पर अगर साइक्लोन आता है तो वहाँ पर टाइमली इवैक्यूएशन होता है और लोगों की जान बच जाती है। तो एक टाइमली वार्निंग सिस्टम जो है एक बहुत अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है फॉर नेशनल हैजार्ड्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, डिफॉरेस्टेशन ड्यूरिंग द रीसेंट डेकेड हैज लेड टू। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ है इन 10 सालों में, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से ABCD। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन भी होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन क्यों हो रहा है, बिल्कुल होता है साहब। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन मतलब आप पेड़ों को काट रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो मतलब आप पेड़ों की जड़ें भी काट रहे हो। तो जड़ें जो होती है वो एक नेचुरल ग्रिप का काम करती है, सॉइल को पकड़ के रखती है। अगर पेड़ अगर आप काट देंगे, वहाँ पे अगर आप प्लेन एरिया कर देंगे तो बहुत ईजिली जो है वो सॉइल इरोजन हो सकता है, पानी के द्वारा या विंड के द्वारा या रनिंग वाटर के द्वारा। वहाँ पर बहुत ईजिली जो है वो मिट्टी कट के चली जाएगी। तो जहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर एक जो रूट्स होती है उन वेजिटेशन की, पेड़ पौधों की या घास की, वो सॉइल को पकड़ के रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता है। लैंडस्लाइड्स बिल्कुल होंगे जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा,
वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लैंडस्लाइड्स के, और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो होता ही, क्योंकि अगर आप पेड़ काट रहे हैं मतलब आप जंगलों का सफाया कर रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी का आप सर्वनाश कर रहे हैं, तो ये सारे इसके अंदर आएंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर। बताइए इनमें से कौन सा नेचुरल हैजार्ड है जो हाईएस्ट ह्यूमन डिजास्टर कॉज कर सकता है, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा सुनामी, क्योंकि सुनामी जो है अभी तक का सबसे ज़्यादा नेचुरल हैजार्ड का इंटेंसिटी देने वाला है, क्योंकि सुनामी जो है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा लॉस होता है प्रॉपर्टी को भी, लाइफ को भी और ह्यूमन प्रॉपर्टी को भी। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हाईएस्ट नेचुरल डिजास्टर जो कर सकता है तबाही, वो है सुनामी आपका, क्योंकि सुनामी जो है पहली बात तो वो अर्थक्वेक से ही ओरिजिनेट हो रहा है, तो अर्थक्वेक और सुनामी दोनों ही बहुत ज़्यादा जो है वो लॉस ला सकते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए, ये बात आपको ध्यान रखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, स्लम्स इन द मेट्रो सिटी आर रिजल्ट ऑफ, बताइए क्या होगा। जो मेट्रो सिटी के अंदर स्लम्स होते हैं वो किस कारण से बनते हैं, बताइए क्या होगा। अलर्ट समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। बेसिकली माइग्रेशन क्या होता है, जब आप अपने प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जा रहे हैं उसको माइग्रेशन कहते हैं। यानी कि जब आप प्लेस ऑफ बर्थ को छोड़ के किसी नई जगह पे जा रहे हैं किसी काम के लिए, एजुकेशन के लिए या रोजगार के लिए, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो नॉर्मली जो इंडिया के अंदर माइग्रेशन देखा गया है, जो ट्रेंड देखा गया है, वो रूरल टू अर्बन ही है। गाँव से लोग बाग शहरों की तरफ जाते हैं। अब जब लोग बाग एक साथ इतनी बड़ी तादाद के अंदर रूरल से अर्बन एरिया में जा रहे हैं, तो भाई अर्बन एरिया के अंदर क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होगी, मतलब जगह की कमी होगी, आपको घर आसानी से नहीं मिलेगा, ज़मीन की कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो गरीब लोग हैं, जो डेली लेबरर्स हैं, जो नॉर्मली डेली कम्यूट करना चाहते हैं शहरों पे, कोई एक लेबर है जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कोई मिल के अंदर काम कर रहा है, किसी का कोई ठेला है, ठीक है, कोई शॉप है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिटी एरिया के आसपास ही अपनी झोपड़पट्टी बना लेते हैं, ताकि उनको सिटी एरिया से रोज़ वो डेली एक्सेस कर पाएँ। अगर वो सिटी से बाहर चले जाएंगे तो फिर वो आने जाने में उनका पैसा खर्च होगा, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सिटी एरिया के आसपास ही अपना एक जोन बना लेते हैं, जहाँ पर वो डेली कम्यूट कर पाएँ, पैदल जा पाएँ या साइकिल से जा पाएँ या लोकल से जा पाएँ या बस से जा पाएँ, ठीक है। तो वो जो एरिया जब बिल्डअप होता है वो धीरे धीरे एक स्लम का रूप ले लेता है। नॉर्मली मेट्रो सिटीज़ के अंदर देखा जाता है। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इसका बहुत बड़ा कारण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज फाउंड इन, बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो कहाँ पाया जाता है, बताइए। बताइए क्या होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोडावन भी कहा जाता है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे इस तरह से गोडावन दिखता है, और नॉर्मली ये राजस्थान में पाया जाता है, और खासकर बोलूँ तो मैं राजस्थान का जो कुछ चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इसकी पॉपुलेशन हुआ करती थी, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर पॉपुलेशन किस तरह से सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रही है। और आज की तारीख में ये जो गोडावन है, ये आज की तारीख में मैं क्या कहूँ दोस्तों, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और इसकी पॉपुलेशन 150 से भी कम हो गई है। आप देख सकते हैं पॉपुलेशन 150 से भी कम है, तो ये एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये राजस्थान के थार डेजर्ट के अंदर नॉर्मली इसका एक पार्क भी है, डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ पे इनका संरक्षण भी होता है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो अभी बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से दिखता है, गोडावन भी कहा जाता है इसको। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज मेंशन्ड इन, बताइए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो कहाँ मेंशन्ड है, एनजीटी के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर है, या बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर है, बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि इनमें से कहीं पर भी ये मौजूद नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर वर्णन है इसका। आप यहाँ पे देखेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है। बेसिकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट का असेसमेंट किया जाए, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी प्रोजेक्ट, जो प्राइवेट कमर्शियल प्रोजेक्ट जब सरकार किसी को देती है करने के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है, और उस असेसमेंट की रिपोर्ट जो है फिर उसको वो देनी पड़ती है सरकार को, ठीक है। तो उस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से, चाहे वो एक माइनिंग प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कोई रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई रेलवे प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो,
ठीक है, उसके बनने से आसपास के पर्यावरण में कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो उस नुकसान को देखने के लिए 3 दायरे हैं, प्राइमरी इंपैक्ट, टर्शियरी इंपैक्ट और सेकेंडरी इंपैक्ट। तो प्राइमरी इंपैक्ट के अंदर आते हैं ह्यूमन हेल्थ, इससे क्या हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये प्राइमरी इंपैक्ट के अंदर आता है। सेकेंडरी इंपैक्ट के अंदर आता है रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल पर, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उसका रीजनल लेवल पर, रीजनल इन्वायरमेंट में क्या फर्क पड़ रहा है और ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर भी क्या फर्क पड़ रहा है। मान लीजिए अगर वो एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, और वहाँ से बहुत ज़्यादा एमिशन होता है और वो एमिशन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो रहा है तो फिर वो इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि भाई ये ग्लोबल स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा है। तो पहले सेकेंडरी इंपैक्ट में ये आ गया। उसके बाद टर्शियरी इंपैक्ट के अंदर आता है आपका एनवायरमेंटल टॉक्सिक, क्या कोई प्रोजेक्ट जो हम दे रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं वो टॉक्सिक रिलीज तो नहीं कर रहा है, प्लांट्स में उसका क्या फर्क पड़ रहा है और एनिमल के अंदर उसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है भारत के अंदर, ठीक है, इसको 1986 के बाद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। कोई भी प्रोजेक्ट है XYZ, कोई भी प्रोजेक्ट है, उसको शुरुआत करने से पहले उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसकी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट स्टडी होती है और उसके बाद उसकी स्टडी के बाद एक रिपोर्ट निकलती है जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट। एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट जो है वो एक कंक्लूजन है EIA का। इसके अंदर रिटन स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर ये चीज़ें होंगी और इसका इंपैक्ट जो है वो ये आएगा। अगर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है तो फिर उस प्रोजेक्ट को अलाउंस नहीं दी जाती, अगर इंपैक्ट उसका मिनिमल है तो फिर इसको अलाउ कर दिया जाता है। तो EIA और EIS में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो स्टेटमेंट है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन जब होता है इस रिपोर्ट का उसके बाद ये निकलती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्राइमरी इंपैक्ट, टर्शियरी इंपैक्ट और सेकेंडरी इंपैक्ट। एक्ट आपको ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर इसका वर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द नेचुरल हैजार्ड हैज द बिगेस्ट इफेक्ट ऑन द इंडियन पीपल ईच ईयर। हर साल भारतीय पॉपुलेशन पर कौन से नेचुरल हैजार्ड का हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है, बताइए सबसे ज्यादा। ABCD क्या होगा बताइए। अलर्ट समाप्त समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा, कुछ लोगों को साइक्लोन्स लग रहा होगा लेकिन इसका आंसर साइक्लोन नहीं है। इसका आंसर जो है वो फ्लड्स है, क्योंकि फ्लड जो है दोस्तों वो हर साल आती है, बरसात हर साल होती है। और जो हमारा नॉर्मली मैंने आपको फ्लड मैप दिखाया था पहले भी, वहाँ पर फ्लडिंग एक्टिविटी होती है, चाहे वो हमारा बिहार का इलाका हो चाहे हमारा असम का इलाका हो। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, असम के अंदर बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, बिहार के अंदर भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है, ठीक है। तो एक नेचुरल हैजार्ड जो हर साल भारतीय जनसंख्या को प्रभावित करता है वो है हमारा फ्लड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, कंपैरेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी को कितना टाइम लगता है बताइए। कंपैरेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी जो है ये कितने टाइम पीरियड के लिए कंडक्ट कराई जाती है, कितना टाइम इसके अंदर लगता है बताइए। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, होल ऑफ द ईयर। कंपैरेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट स्टडी जो है वो नॉर्मली मिनिमम 1 साल के लिए होती है। और नॉर्मली एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है दोस्तों वो डिपेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट के। प्रोजेक्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो नॉर्मली वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर नॉर्मली 1 साल तो लगता ही लगता है। ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, सी लेवल राइज रिजल्ट्स प्राइमरीली ड्यू टू, बताइए। सी लेवल राइज रिजल्ट्स प्राइमरीली ड्यू टू, बताइए क्या होगा। ABCD। सी लेवल का बढ़ना किन कारणों की वजह से होता है। समुद्र के स्तर का बढ़ना। ऑलराइट, समाप्त समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा बी, मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, या आप ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। नॉर्मली हो क्या रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो हमारी आइस कैप है, उनका जो है वो रिट्रीट हो रहा है, क्योंकि वो पिघल बहुत ज़्यादा रही है। पिघल ज़्यादा रही है तो मतलब जो पानी है रिवर्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, और जिसकी वजह से जो पानी है वो वही पानी फ्लो होकर समुद्र में भी जा रहा है। जितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा उतना ज़्यादा पानी जो है वो रिवर्स के थ्रू होता हुआ हमारे समुद्र के अंदर जाता है, तो इससे सी लेवल राइज होता है। अगर इसको नहीं रोका गया तो जितने भी कोस्टल कंट्रीज़ हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क हो चाहे वो मुंबई हो, वो सब पानी के अंदर डूब जाएगी। तो प्राइम रीजन इसका जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मच डेसिबल इज फिक्स्ड बाय CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फॉर द इंडस्ट्रियल एरिया ड्यूरिंग डे टाइम, यानी कि दिन के समय कितना नॉइस पोल्यूशन आप कर सकते हैं, CPCB ने कितना उसको डिसाइड कर रखा है बताइए। क्वेश्चन आ सकता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए। CPCB ने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दिन के समय कितने डेसिबल फिक्स कर रखे हैं, बताइए क्या होगा। ABCD।
ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा डी 75 डीबी। डीबी मतलब डेसिबल्स, और जो साउंड को मेजर करने की जो यूनिट है उसको हम डेसिबल्स कहते हैं। साउंड को हमेशा हम डेसिबल्स के अंदर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड्स जो है हमारे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो ये है कि आप देखोगे हर एरिया के लिए अलग अलग है, और डे टाइम और नाइट टाइम के अलग अलग है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया का डे टाइम का जो लिमिट दे रखा है वो 75 डेसिबल दे रखा है, नाइट में 70 हो जाता है। कमर्शियल एरिया का आप देखेंगे तो वो 65 है डे टाइम में, नाइट में 55 है। रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आप 55 से ज़्यादा नहीं कर सकते डेसिबल से ज़्यादा, नाइट में 45 है। और साइलेंस जोन जो होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, उसके आसपास का इलाका हो गया, ठीक है, वहाँ पर जो है वो 50 है और डे टाइम में, और नाइट में जो है वो 40 है। तो अगली बार आपसे कमर्शियल एरिया से भी पूछा जा सकता है या रेजिडेंशियल एरिया से भी पूछा जा सकता है, तो मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया को थोड़ी लिमिट ज़्यादा दे रखी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इक्विपमेंट चलते हैं, वही मशीनरी होती है, आवाज़ ज़्यादा आती है कारखानों के अंदर, इसलिए वहाँ पर 75 डेसिबल दे रखा है। लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते डे टाइम में, और 70 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते नाइट टाइम में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18 मैच द फॉलोइंग का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जोन्स दे रखे हैं और यहाँ पर इनके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक दे रखे हैं, आपको मैच करना है। कोड जहाँ पे दे रखे हैं ABCD बताना है क्या होगा, बताइए क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाएंगे इसको। बताइए ABCD क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर 1 इनर्ट गैस, उसके बाद बायोस्फीयर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब यहाँ B3 देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो होता है सॉल्ट, फ्रेश वाटर, स्नो एंड आइस, हाइड्रोस्फीयर इसमें आएगा 2 के अंदर। और उसके बाद लिथोस्फीयर जो होता है वो हमारा होता है कहाँ गया, लिथोस्फीयर जो होता है वो लाइट सिलिकेट्स होता है, क्योंकि जितने भी लैंड एरिया है वहाँ पे आपको लाइट सिलिकेट्स देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है लिस्ट 1 में नेशनल पार्क्स, और यहाँ पे दे रखे हैं स्टेट्स। आपको मैच करना है, नेशनल पार्क को स्टेट से मैच ऑन करना है। बताइए क्या होगा। कोड्स नीचे दे रखे हैं यहाँ पर ABCD, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, पहले मिला लेते हैं। तो हम जानते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क तो उत्तराखंड के अंदर है ही, यानी कि C4 है। उसके बाद सरिस्का जो है वो राजस्थान के अंदर है, यानी कि D3 है। तो C4 D3 मुझे कहाँ दिखता है, C4 D3 मुझे पहला दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पर भी है, B में भी है। आप थोड़ा सा और मिला लेते हैं। नंदनकानन जो है वो हमारा उड़ीसा के अंदर है, यानी कि B1। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा, A इसका आंसर हो जाएगा। और जो पेरियार है वो केरला में है, यानी कि A जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नंदनकानन जो हो जाएगा वो उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो हमारा उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा। और सरिस्का के अंदर हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है, तो A2 B1 C4 D3 ये इसका सही आंसर होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20 एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल चेंजेस इन, बताइए। टाइमर स्टार्ट कर दिया मैंने। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो क्या चेंजेस देखती है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, बताइए। थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो हर सेक्टर से, यानी कि हर एस्पेक्ट से देखती है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कोई नुकसान तो नहीं है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, बायो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनवायरमेंट, वो सब चीज़ें आती है इसके अंदर। सोशियो इकोनॉमी में नॉर्मली आ जाएगा कि भाई कोई प्रोजेक्ट से लोग बाग को तो परेशानी नहीं हो रही है, लोग बागों को डिस्प्लेसमेंट तो नहीं करना पड़ रहा है, या वहाँ पे लोगों के मकान तो नहीं टूट रहे हैं, या रोजगार तो नहीं जा रहा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो सारे इसके अंदर आएंगे, ये बार आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, ये हो गया हाफ टाइम, और हाफ टाइम का टाइम हो गया। 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। इसके बाद 15 क्वेश्चन हम और करेंगे, तो कोई आप लीव नहीं करेंगे। ये हाफ टाइम है, इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ हमारे UGC नेट ज्योग्राफी के कोर्स के बारे में। दोस्तों थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो UGC नेट ज्योग्राफी का कोर्स 5 अगस्त को हमने शुरू किया था, और इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर लिए गाइस। और आप देखेंगे कि ये गूगल ड्राइव के अंदर होगा, और गूगल ड्राइव में आपको वीडियोस मिलेंगे। आपको एक बैच के अंदर एनरोल कर दिया जाएगा, रोज आपको लिंक्स मिलेंगे, और इसको आप बिना किसी हाई स्पीड इंटरनेट के कितने बार भी, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे टाइम पे आके देखना है। अगर मैं जूम पे पढ़ाता तो आपको भी 8 बजे आना पड़ता। अगर आप 8 बजे अवेलेबल नहीं हैं, आप कहीं बिजी हैं, तो आप क्लास नहीं ले पाते। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, वीडियोस हम डालते हैं गूगल ड्राइव में। इसको आप आराम से कभी भी, कैसे भी, कितने बार भी देख सकते हैं, जब तक आपकी कोर्स वैलिडिटी है। दिसंबर तक आप इसको आराम से देख सकते हैं, दिसंबर 2020 तक। साथ में आपको PDF मटेरियल भी मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, और साथ में मैंने इसके साथ ही इंक्लूड किया है मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट में आपको यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज सब चीज़ आपको मिल जाएगी, तो आपको आराम से आगे प्रिपरेशन बिना किसी रुकावट के हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैच स्टार्ट हो गया है, काफ़ी सारे लोगों ने एनरोल भी कर दिया है। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे आप फोन कर सकते हैं, या गूगल फॉर्म जो है डिस्क्रिप्शन में उसको आप फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद आपको एक फ़ोन आएगा मेरे मैनेजर से, और वो आपको बताएगा कि भाई पेमेंट कैसे करना है, बताएगी कि वो पेमेंट कैसे करना है। पेमेंट का ऑप्शन हमने रखे हैं फ़ोन पे, गूगल पे, या आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी अवेल की है, तो आप भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप 2 टुकड़ों में पेमेंट भी दे सकते हैं। पेमेंट कितना है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पेमेंट फी कितनी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो होके रहेगा, मैं आपने देखा था कि भाई MHRD ने एक अपना ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि भाई नवंबर 2020 के अंदर तो हम कर ही लेंगे, लेकिन नवंबर तो नहीं, हम इसको मान के चलते हैं दिसंबर के अंदर ये एग्जाम होगा। तो प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, सही टाइम आ गया है। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई डेमो लेक्चर कैसे देखने हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई गूगल ड्राइव के अंदर वीडियोज़ कैसे चलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल ड्राइव का लिंक भी छोड़ा है, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई वीडियोज़ कैसे चलेंगे। तो ये बहुत सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। आप आराम से डेली क्लासेस अटेंड भी कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के बाद आप इस वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं। PDF आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और ये वैलिडिटी आपकी रहेगी। इसके साथ साथ हम लोग रिवीजन एंड डाउट सेशन भी रखेंगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद। और डाउट सेशन जो है जब भी आपको आता है तो मैं उसका एक अलग से सेशन भी ले लूँगा। पेमेंट फी हमने अलग अलग रखी है, आप देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये शेयर कीजिए, ताकि जो भी ज्योग्राफी का एस्पिरेंट है वो जुड़ जाए और आराम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, बॉग इज अ वेटलैंड दैट रिसीव्स वाटर फ्रॉम। बताइए, बॉग एक वेटलैंड है जिसको वाटर कहाँ से मिलता है, बताइए। बॉग को पानी कहाँ से मिलता है? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, रेनफॉल ओनली। पहले हम देखते हैं कि भाई वेटलैंड होते क्या है। तो वेटलैंड बेसिकली क्या होता है, टिपिकली लो लाइंग एरियाज होते हैं। वो एरिया जहाँ पर नॉर्मली आपको नमी देखने को मिलती है उसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो ये लो लाइंग एरिया होता है, ये एक नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नॉर्मली एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो फ्लड प्लेन हो गया, स्वैम्स हो गए, दलदली इलाका, मार्शेस हो गए, मैनग्रोव्स हो गए। इंडिया का जो सुंदरबन का इलाका है वो एक पूरा वेटलैंड है। उसके बाद डेल्टास हो गए, लेक्स भी एक तरीके की वेटलैंड है। ठीक है, पैडी फार्म जहाँ पे राइस की खेती होती है वो भी एक तरह का वेटलैंड है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो खेत है वो पानी के अंदर डूबा रहता है। ठीक है, और वेटलैंड जो भी हो सकता है उसके अंदर फ्रेश वाटर भी हो सकता है, वो सॉल्ट वाटर भी हो सकता है, या ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं। एक ऐसा इलाका जहाँ पे नॉर्मली आपको पानी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको नमी देखने को मिल रही है, वो वेटलैंड्स के अंदर आते हैं। और ये यहाँ पर जो इकोसिस्टम होता है दोस्तों वो अलग तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पीशी आपको अलग तरह की मिलेगी, और इसका भी संरक्षण हमें करना पड़ता है। रामसर वेटलैंड साइट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ऑलराइट, तो वेटलैंड के थोड़े टाइप देखते हैं। जैसे मार्शेस जो है वो एक टाइप का वेटलैंड है, स्वैम्स भी एक टाइप का वेटलैंड है, लेक भी एक टाइप का वेटलैंड है, और बॉग्स भी है। तो बॉग जो एक वेटलैंड होता है वो बेसिकली पीट से बनता है। ठीक है, एक ऐसा वेटलैंड जहाँ पर नॉर्मली आपको पीट देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं बॉग। तो पीट क्या होता है? पीट बेसिकली जो लकड़ी होती है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, लकड़ी का जो तना है या उसके रूट्स हैं या उसके लीव्स हैं, जब वो थोड़े से गल जाते हैं और जब वो मिट्टी में मिल जाते हैं तो इस तरह से एक लॉग बनता है। मिट्टी का और ऑर्गेनिक मैटर का जो मिश्रण होता है उसको हम पीट कहते हैं। ये एक इनिशियल लेवल ऑफ कोल भी से हम कहते हैं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथोसाइट करके एक लेवल होते हैं कोल के भी। तो पीट जो है वो बिल्कुल लो क्वालिटी का एक आप कोल भी कह सकते हैं। नॉर्मली ये बनता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन मैटर अलॉन्ग विद द सॉइल। तो वो वेटलैंड जहाँ पर नॉर्मली आपको पीट देखने को मिल रहे हैं वो बॉग्स एंड फेंस कहलाते हैं। यहाँ पर पानी का जो सोर्स होता है वो रेनफॉल ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज वेरी हाई रिस्क जोन ऑफ द अर्थक्वेक्स। बताना है आपको, बताइए क्या होगा। अर्थक्वेक जोन जो है इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क जोन कहाँ पर है, बताइए। ABCD। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। इसका सही आंसर होगा सी, हिमालयन रीजन। आप यहाँ पे मैप में देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा हमारा साइस्मिक जोन का मैप है। ये जो आप बिल्कुल डार्क कलर देख रहे हैं ये जोन 5 है, ये यहाँ पे हाईएस्ट है। तो ये पूरा आपका हिमालयन रीजन और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा सिस्मिक प्रोन है, यानी कि यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी जो अर्थक्वेक एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ये बात आपको ध्यान रखती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट दे रखे हैं और यहाँ पे सिटी दे रखी है, आपको मैच करना है। कोड यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ABCD क्या है आपको बताना है। बताइए बताइए क्या होगा। ABCD क्या होगा बताइए। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। और इसका सही आंसर पहले हम मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। तो सेंट्रल एरिड जोन इंस्टीट्यूट जो है
एक्सक्यूज मी, वो आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा, यानी कि ए जो है वो हमारा 4 है, ठीक है, A4 यहाँ पे भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस है वो कोलकाता में है, यानी कि D1 हो जाएगा, ठीक है। तो A4 और D1 मुझे यहाँ देखने को मिलता है ए के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो दिल्ली के अंदर है, यानी कि C2 हो जाएगा, ये C2 हो गया। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है वो आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है, यानी कि ए इसका सही आंसर है, A4 B3 C2 D1, ये इसका सही आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24, द मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया क्या होगा बताइए, अभी हमने करा है इसको गलत मत करना। मोस्ट रेकरिंग नेचुरल हैजार्ड इन इंडिया क्या है? बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा बी, फ्लड्स। इसको मैंने आपको बता ही दिया, फ्लड जो है वो हर साल आते हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, मैक्सिमम सूट इज रिलीज फ्रॉम, बताइए सबसे ज़्यादा सूट जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? ABCD, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, थर्मल पावर प्लांट्स। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सूट है वो इस तरह से दिखता है। अब यहाँ पे देखेंगे सूट जो है वो एक ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है जो नॉर्मली कोल के बर्न से निकलता है या कंबशन ऑफ फ्यूल से निकलता है। तो नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट से इस तरह से जो काला काला जो स्मोक आपको देखने को मिलता है इसको हम सूट कहते हैं। इस तरह से देखो ये जमा भी होता है हमारे मेटालिक फिल्टर्स के अंदर, जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके फिल्टर में इस तरह से जमा भी हो जाता है। तो ये जो काला काला का आप स्मोक देख रहे हैं, जो आप फॉग देख रहे हैं, या इसको हम स्मोक कहें या इसको स्मोक कहें, जो भी कहें, इसका जो टेक्निकल नेम है वो सूट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस होता है तो नॉर्मली थर्मल पावर प्लांट से देखने को मिलता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 26, सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बताइए क्या होगा। सरफेस ओजोन जो है वो कौन से सेक्टर से प्रोड्यूस होती है, बताइए सरफेस ओजोन, सरफेस ओजोन जो है वो कौन से सेक्टर से प्रोड्यूस होती है? ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। पहले आप देखेंगे कि ओजोन जो है वो सरफेस लेवल पे कैसे आती है। तो ये आप देख सकते हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर पे जो है वो हमारी प्रोडक्टिव ओजोन है, जो प्रोडक्टिव लेयर है जो हमारे यूवी रेडिएशंस को बचाती है। पर कई बार क्या होता है हमारे ग्राउंड लेवल पर भी ओजोन जनरेट हो जाती है, और ये बेसिकली जनरेट होती है नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से। जब नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट मिलते हैं तो उससे जो है फिर वो ओजोन गैस ओरिजिनेट होती है ग्राउंड लेवल वाली। तो नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, चाहे वो कोल हो चाहे पेट्रोलियम हो, उससे निकलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कार से भी निकल रहा है और यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट से भी निकल रहा है। तो ये जितने भी NOx जो है नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट जब इन्हें पड़ती है तो फिर ये ओजोन गैस के अंदर तब्दील हो जाते हैं। और जो ओजोन गैस जो है जो ग्राउंड लेवल पर है तो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर तो वो बहुत अच्छी है, वो हमारे यूवी रेडिएशंस को बचा रही है अर्थ के सरफेस पे आने पे, लेकिन जो ग्राउंड पे ओरिजिनेट हो रही है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको नुकसानदायक है। इसको अगर आप इनहेल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस ओजोन जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से ही हो रही है नॉर्मली। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है या हमारी जो ये थर्मल पावर प्लांट्स वाले सेक्टर है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर इसका प्राइम रीजन है। जितने भी गाड़ियां हैं उनके सबसे NOx निकलता है और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। जब ये मिल जाते हैं हीट एंड द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो उससे ओजोन निकलती है। यहाँ पे आप देखेंगे ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन इज नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एयर बट दे आर क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द NOx एंड VOC इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड सनलाइट। ठीक है, ये बनती है यहाँ पर। इसी तरह से एमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज एंड द इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट, गैसोलीन वेपर्स एंड केमिकल सॉल्वेंट्स आर सम ऑफ द मेजर सोर्सेस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो NOx एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब मिलते हैं, सन और हीट इस पर जब मिलती है तो इससे ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ये जो रेड आप देख रहे हैं यही हमारी ग्राउंड लेवल ओजोन है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स दैट कैन बी एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिकली, बताइए इनमें से क्या होगा जिसको बहुत इजीली आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है, क्या होगा वो?
ऑलराइट, समाप्त दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल के अंदर फर्क क्या है। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जैसे हमारे पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया। नॉन कन्वेंशनल हो गया हमारे जैसे सोलर पावर हो गया या विंड पावर हो गया, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी हो गई। तो इनमें से मोस्ट इकोनॉमिकली जो है वो हमारी सोलर एनर्जी है, क्योंकि आपको बस एक सोलर पैनल की ज़रूरत होती है और आपको एक ग्रिड सिस्टम की ज़रूरत होती है, और आप आज की तारीख में भी अपनी बिजली को फ्री करा सकते हैं अगर आप अपने घर की छतों में, अगर आप एक ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, एक्सक्यूज मी, अगर आप सनशाइन कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे इंडिया एक सनशाइन कंट्री है, यहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आप अगर अपने घर में एक सोलर पावर का पूरा एक लगा लेते हैं सेटअप, तो आपकी बिजली फ्री हो जाती है। आप बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल भी है क्योंकि ये घर के लेवल तक आ गया है। विंड पावर जो है वो नॉर्मली जो है इसका विंड मिल्स होते हैं, और वो अभी नॉर्मली इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। जियो थर्मल भी ऐसा ही है, और ये हमारा देख रहे हैं ओशन थर्मल भी इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। सोलर जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, फोटोवोल्टिक सेल इसके अंदर लगती है, जिससे जो है वो सोलर एनर्जी की जो जितनी पावर है वो बैटरीज के अंदर सेव हो जाती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 28, विच टाइप ऑफ द नेचुरल हैजार्ड कैन कॉज मैक्सिमम डैमेज टू द प्रॉपर्टी एंड लाइफ। बताइए इनमें से कौन सा नेचुरल हैजार्ड जो है वो मैक्सिमम डैमेज कर सकता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। बताइए क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, और इसका सही आंसर होगा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड। तो पहले देखते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड कौन सा है। ऐसा हैजार्ड जिसमें एटमॉस्फेरिक एंड हाइड्रोलॉजिकल या ओशनोग्राफिक नेचर भी इन्वॉल्व हैं, तो वो एक हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड बनता है। कुछ एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसे साइक्लोन हो गया। साइक्लोन जो है वो केवल और केवल समुद्री फिनोमेना से नहीं बन रहा है, वो प्रेशर के फिनोमेना से बन रहा है, यानी कि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इन्वॉल्व है, और फिर वो क्योंकि जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो ओशनिक सरफेस पे होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड कहा जाता है। इल नीनो लानिना जो है वो भी इसी के अंदर आएंगे। इस तरह से थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स, ठीक है, फ्लड, ड्रॉट भी इसी के अंदर आते हैं। हीट वेव जो है, कोल्ड स्पेल्स, ठीक है, एवलांच जो है वो सब हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के अंदर ही आते हैं। इल नीनो और ला निना भी इसी के अंदर आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखती हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29, डायोक्सिन जो है वो कब प्रोड्यूस होते हैं, बताना आपको। डायोक्सिन वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से। डायोक्सिन, ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी, कंबशन ऑफ द प्लास्टिक। तो जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो डायोक्सिन निकलती है, और प्लास्टिक को जलाने के बाद आप देखेंगे डायोक्सिन, फ्लोरांस, मर्क्यूरी एंड पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, इसको बी से भी कहा जाता है, ये सारे एलिमेंट्स निकलते हैं, जिनमें से डायोक्सिन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक या कंबशन ऑफ प्लास्टिक से डायोक्सिन जो है वो निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द ह्यूमन बॉडी दैट कैन कॉज टू अस्थमा, स्किन डिजीजेस, स्किन रैशेस, नोसिया एंड इवन कैंसर। तो ये बात को ध्यान रखनी है, डायोक्सिन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है बाय द कंबशन ऑफ प्लास्टिक। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 30 है स्लोगन अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड, ये कौन से प्रोग्राम से निकला है। अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड, बताइए ये कौन से प्रोग्राम से निकला है। अ ट्री फॉर ईच चाइल्ड। कमेंट कीजिए फटाफट से, ABCD क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम जो दोस्तों वो इंडिया में 1976 के अंदर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने स्टार्ट किया था। सोशल फॉरेस्ट्री बेसिकली क्या है कि एक टेक्निक है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल को लेकर, यानी कि किसी कम्युनिटी को लेकर, फार्मिंग कम्युनिटी को लेकर या किसी गांव को लेकर आप प्लांटेशन कर रहे हैं। उससे बेसिकली क्या हो रहा है कि उन गांव वालों को भी नॉर्मली जो है फ्यूल वुड मिल रहा है, ठीक है, उनको रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं और फॉरेस्ट्री भी हो रही है। तो टर्म इट वाज कॉइन्ड इन इंडिया इन 1976 बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बेसिक ऑब्जेक्टिव सोशल फॉरेस्ट्री इज टू रेज प्लांटेशन बाय द कॉमन मैन, यानी कि हर एक इंसान जो है वो प्लांट्स लगाए सो एज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड फॉर द टिम्बर, फ्यूल वुड, फॉडर, जिससे आपकी जो नीड्स है वो भी हो जाए। भाई पेड़ काटने से क्या होगा, एक लिमिट होगी भाई कि भाई जब आप पूरा डिफॉरेस्टेशन कर देंगे और फिर प्लांट्स बचेंगे ही नहीं, उसके बाद क्या होगा। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 के अंदर एक कैंपेन शुरू किया जिसको सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है, जिसका उन्होंने लोगो रखा था, सॉरी जो उन्होंने स्लोगन रखा था, ट्री फॉर ईच चाइल्ड, जिसके अंदर उनका मोटिव यही है कि भाई प्लांटेशन बाय द कॉमन मैन, जिससे जो ग्रोइंग डिमांड है टिम्बर की, लकड़ी की, फ्यूल वुड की, फॉडर की, वो नीड भी हो जाए और इस एरिया के अंदर जो है वो प्रेशर जो है कम पड़े, रोजगार के अवसर भी मिलते रहें और कम्युनिटी को साथ में लेते हुए हम चलें। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है सोशल फॉरेस्ट्री मीन द मैनेजमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन द बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट।
सोशल फॉरेस्ट्री यानी कि सोशली वे के अंदर जब हम फॉरेस्ट्री कर रहे हैं तो सोशल फॉरेस्ट्री है। टाइप्स क्या आप देख सकते हैं, रूरल फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री। इसके अंदर फिर 2 टाइप है, एक्सटेंशन, फार्म फॉरेस्ट्री, और इसके अंदर अर्बन फॉरेस्ट्री भी आता है। कुछ इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है सोशल फॉरेस्ट्री के, कि भाई इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया एंड रिस्टोरेशन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, मीटिंग द बेसिक रूरल नीड्स, जो भी गांव वाले की डेली नीड्स होती हैं, चाहे वो फ्यूल वुड हो, चाहे वो मैन्योर हो, चाहे वो फाइबर हो, वो इससे मीट आउट हो जाती है, क्योंकि गांव वाले पेड़ लगा रहे हैं तो उसको वो यूज़ भी कर लेंगे। एंश्योर बेटर यूज़, ठीक है, चेक सॉइल इरोजन, रिक्लेमेशन ऑफ द मार्जिनल लैंड्स, वाटर लॉगिंग, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट्री, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं इससे, और कंट्रोलिंग ऑफ द पोल्यूशन आप देख सकते हैं। तो ये सारे इसके कुछ कैंपेन है, 1976 के अंदर इसको स्टार्ट किया था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 31, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस आर, बताइए बायोगैस के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, बताइए क्या होगा द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बायोगैस। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे देखेंगे बायोगैस के अंदर 50 से 70% जो है वो मीथेन है, CH4, उसके बाद 30 से 45% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आती है वाटर वेपर, देन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड देन अमोनिया। आपसे इसका इंक्रीजिंग वे डिक्रीजिंग वे भी पूछा जा सकता है कि भाई आपको अरेंज करना है बायोगैस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। सबसे पहले आएगा आपका मीथेन, फिर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर, देन हाइड्रोजन सल्फाइड, और उसके बाद अमोनिया। ये वाला को ध्यान रखती है। थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं बायोगैस का। तो बायोगैस बेसिकली 2 तरह से होती है, या तो आप एरोबिक डिकम्पोजिशन कर लो या आप एनारोबिक कर लो। तो नॉर्मली जो एनारोबिक वाला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल भी है। तो क्या होता है इसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी एनिमल वेस्ट है, जो भी प्लांट वेस्ट है, उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको एक टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। इसको हम डाइजेशन टैंक कहते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर हम छोड़ते हैं एनारोबिक बैक्टीरियाज, और वो एनारोबिक बैक्टीरियाज क्या करते हैं, जो भी ये ऑर्गेनिक मैटर हमने डाला है उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, और इसको हम कहते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन। एनारोबिक डिकम्पोजिशन मतलब विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ते हैं, तो वो क्या करते हैं विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है इसको फिर वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करते हैं तो उससे गैस निकलती है, जैसे CH4 मीथेन निकल रही है, बायोगैस निकल रही है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट होता है सैलरी, वो काम में आता है कंपोस्ट के, जिससे नॉर्मली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं। तो उसके बहुत सारे यूज़ है। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारा, उसको आप डालते हैं इसके अंदर, एनारोबिक बैक्टीरिया छोड़ते हैं, वो उसको डिकम्पोज करते हैं विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिससे गैस रिलीज होती है बायोगैस, और इससे जो है हीट भी रिलीज होती है, और इसका जो बाय प्रोडक्ट बचता है लास्ट के अंदर, उसके अंदर बेसिकली हमारा कंपोस्ट निकलता है, जो नॉर्मली ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यूज आता है। तो वेस्ट से हम एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ये एक एनारोबिक डायरेक्शन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई बायोगैस जो है वो एक एरोबिक है या एनारोबिक है, तो नॉर्मली जो बायोगैस जो बनती है वो एनारोबिक डिकम्पोजिशन से बनती है। थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं एनारोबिक और एरोबिक में क्या फ़र्क है। देखो एरोबिक जो होगा वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये जो एनारोबिक होगा वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। इसके अंदर जब वो करते हैं तो भाई एक फाउल स्मेल निकलती है, एक बदबूदार स्मेल आती है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती। और एनारोबिक, अगर आप एरोबिक डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो आपको बार बार उसको चेक करना पड़ता है, बार बार बैक्टीरिया डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपने किसी डायरेक्शन टैंक के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया डालें तो आपको बस एक बार डालना है, उसके बाद वो डिकम्पोज अपने आप ही हो जाएगा। जो सैलरी निकलती है, जो स्लज निकलता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है, इसके अंदर कम निकलता है, ठीक है। मेंटेनेंस कॉस्ट की अगर बात की जाए तो एरोबिक बायोडिग्रेडेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको आपको पीरियोडिक चेक करना पड़ता है। लेकिन एनारोबिक बायोडिग्रेडेशन के अंदर ऐसा नहीं है। आपने एक बार ऑर्गेनिक मैटर लिया, टैंक के अंदर डाला, बैक्टीरिया डाले, और वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा, गैस बन जाएगी, सैलरी निकल जाएगा। यानी कि एक बार के अंदर आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये होता है। तो मिनिमम इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ये बार को ध्यान रखती है। टेक्निकली आपको बात ध्यान रखनी है, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द 8 मिशंस अंडर द क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बताइए, गवर्नमेंट का एक प्लान है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर 8 मिशन है, इनमें से कौन सा है बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है, सॉरी, इनमें से कौन सा नहीं है बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर है, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑलराइट, समय समाप्त होता है। इसका नॉट पूछा गया था, तो मरीन इकोसिस्टम इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 8 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बेसिकली जून 30, 2008 को तब की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। नेशनल सोलर मिशन इसके अंदर आता है, नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी सर्विस इसके अंदर आता है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट इसके अंदर आता है, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, और नेशनल मिशन ऑन द स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और नेशनल मिशन ऑफ द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यानी कि सब चीज़ इसके अंदर कवर है, मरीन इकोसिस्टम इसके अंदर कवर नहीं है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, सोलर सेक्टर,
एक्सक्यूज मी, एनर्जी सेक्टर, उसके बाद हैबिटेट, सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर के साथ हमने देखा है ग्रीन इंडिया, उसके बाद हिमालयन इकोसिस्टम और स्ट्रेटेजिक नॉलेज हमने क्रिएट की है फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 33, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द TDS यानी जिसको हम कहते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन अ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड, किसी भी ड्रिंकिंग वाटर के अंदर TDS की जो मात्रा है वो कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बताइए क्या लिमिट है उसकी। बताइए ABCD क्या होगा। अलर्ट समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर है A500। यहाँ पे आप देखेंगे TDS क्या है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स इन पार्ट्स पर मिलियन, और ये जो बेसिकली स्टैंडर्ड है जो कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये स्टैंडर्ड बेसिकली एक बॉडी करती है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे जो गुड वाटर है, जो पानी जो ठीक ठाक है पीने लायक, उसकी 300 से 60 है इसकी रेंज, उसके बाद फेयर की 600 से 90 900 है, उसके बाद पुअर जो है वो 900 से 1200 है, और अनएक्सेप्टेबल जो है वो अबव 500 है। तो नॉर्मली आइडियली कहा जाता है कि भाई 500 से ऊपर जो है वो उसकी जो है वो आंकड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी कि TDS लेवल जो होना चाहिए वो 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 500 से ऊपर है तो फिर क्वालिटी जो है फिर वो हैम्पर होती है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 34, चिपको मूवमेंट जो है वो किसने स्टार्ट किया आपको बताना है। चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया है बताइए। बहुत फेमस मूवमेंट है ये, कई बार आपने देखा भी होगा। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, उसका सही आंसर होगा D सुंदरलाल बहुगुणा। तो बेसिकली दोस्तों चिपको मूवमेंट जो है वो अलग अलग टाइम पे हुआ है। ये बेसिकली 18th सेंचुरी के अंदर भी हो रखा है, जब जोधपुर के महाराजा जो है उन्होंने ऑर्डर किया था कि भाई अपने इलाकों में सारे वो जंगल काट दे, तब एक नाम आया था अमृता देवी का, ठीक है, अमृता बिश्नोई का नाम आया था। तब से ही जो है वो बिश्नोई समाज जो है राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। तो बिश्नोई समाज ने बेसिकली क्या किया था, पेड़ों को हग करके, पेड़ों को चिपक के उन्होंने बोला था कि ये पेड़ हमारे हैं, अगर उसको आप काट देंगे तो फिर आपको जो है हमारे से ऊपर गुजरना पड़ेगा, वो वाली बात थी। तो एक तरीके से मूवमेंट आइकॉनिक बना। उसके बाद आप देखेंगे फिर एक नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1973 के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हिमालयन रीजन के अंदर एक स्पोर्ट्स कंपनी को वहाँ पे एरिया दे दिया। अब वो स्पोर्ट्स कंपनी वहाँ पे जब आ रही थी तो उस इलाके के फॉरेस्ट को वो क्लियर कर रही थी। तो सुंदरलाल बहुगुणा का यहाँ पे नाम आता है। इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया 1973 के अंदर। उन्होंने बेसिकली एक रैली ऑर्गेनाइज की थी, काफ़ी सारे लोग मोबिलाइज भी हुए थे, और उन्होंने इस तरह से पेड़ों को चिपक के जो है वो एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि ये पेड़ हमारे हैं, अगर पेड़ है तो जीवन है, पेड़ नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ये इनका नाम आता है, यही सुंदरलाल बहुगुणा है। और एक नाम इसके अंदर आता है गौरी देवी, जो नाम फेमस है हमारे उत्तराखंड से जो है, बेसिकली उन्होंने भी जो है उत्तराखंड के अंदर ये मूवमेंट चलाया था। तो बहुत सारे नाम है, लेकिन अगर उसको एक ऑफिशियली मूवमेंट के बारे में कहा जाए तो उनका नाम सबसे पहले आता है। मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर बात की जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई इरिटेशन आर। बताइए क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है फोटोकेमिकल स्मॉग के, बताइए क्या इसके हैं फोटोकेमिकल स्मॉग के। ऑलराइट, समाप्त दोस्तों, इसका सही आंसर होगा B SO2 एंड NO2। यहाँ पे आप देखेंगे कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो है बेसिकली जब वो बनता है तो सिटी के अंदर इस तरह से ब्राउन कलर का एक डस्टी अपीयरेंस आ जाता है। इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहा जाता है। ये बेसिकली बन रहा है जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वॉलेटाइल कंपाउंड जब वापस से सन की प्रेजेंस के अंदर आते हैं तो उससे इस तरह से फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो जनरेट होता है, जो आंखों को इरिटेशन करता है। नॉर्मली ये उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा जहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इस तरह का ये फोटोकेमिकल स्मॉग हमें देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑल राइट गाइस, हमने कर लिए 35 क्वेश्चंस ऑफ पीपल एंड एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हम सीरीज चला के रखेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो बार बार देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। अब हम बात करते हैं हमारे वीडियो एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, रिडल्स के बारे में। तो आज सुबह हमने रिडल दी थी, तो उसके अंदर हम बात करेंगे रिडल के बारे में, अनाउंसमेंट ऑफ डे के बारे में और क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आप देख सकते हैं गाइस, ये हमारा यूजीसी नेट ज्योग्राफी का बैच है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल ड्राइव के अंदर है। एक बार वापस से मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ लोगों ने मिस आउट कर लिया है, यूजीसी नेट ज्योग्राफी का हमारा बैच चल रहा है, 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। गूगल ड्राइव के अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे लो स्पीड इंटरनेट के साथ। कभी भी वीडियो को आप देखिए, कितने बार भी देखिए, दिसंबर तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है, और आपको साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेगा। और जूम के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जूम के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। कोई लोग, जैसे मैंने 8 बजे का टाइम डिसाइड किया, तो नॉर्मली कोई लोग आप नहीं पाते
कुछ लोगों की फैमिली है, कुछ लोगों का छोटा बेबी है और कुछ लोगों का शेड्यूल नहीं बनता है, कुछ लोग शाम को पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग सुबह पढ़ना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना कोड जो है वो गूगल ड्राइव के अंदर बनाया है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा और वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिलेंगे गूगल ड्राइव के, और ये वीडियो जो है आपको प्ले होना शुरू हो जाएगा। और वीडियो आप कितने बार भी देखिए, ठीक है, प्लेन पॉज कीजिए, आप आराम से इस वीडियो को कितने बार भी देख सकते हैं। और कोई भी हाई स्पीड इंटरनेट की आपको ज़रूरत नहीं है कि जूम कॉल पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा या जियो मीट पे या गूगल मीट पे आपको आना पड़ेगा, ठीक है। आपको उसको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डेमो लिंक मैंने दे रखा है, उसको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक है। पेमेंट मोड हमने ये सारे रखे हैं, आप देख सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी है, काफ़ी सारे लोगों ने इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ली है, आप भी अवेल कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर जुड़े, क्योंकि एग्जाम होके रहेगा, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है। इस तरह का हमारा बैच चलता है, यहाँ पे मैंने एक लगा रखा है, इस तरह से हमारी क्लासेस हो रही है। आप देखेंगे सैडलर की थ्योरी है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम माल्थस की थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, मतलब जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, वो सब यहाँ पे हम कवर करेंगे बिना किसी रुकावट के साथ। तो ये एक मेरे को इनोवेटिव वे लगा है जिसमें सब लोगों का फायदा हो रहा है, सब लोग अपने टाइम पे पढ़ पा रहे हैं और आराम से पढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई 8 बजे आना ही पड़ेगा या मेरे पास तो इंटरनेट नहीं है। काफ़ी लोगों के पास, मेरे पास ये प्रॉब्लम आई थी कि सर हमारे पास तो इंटरनेट कनेक्टिविटी ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम क्या करें। तो उसी का ये सोल्यूशन है, गूगल ड्राइव पे आराम से आके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक्स मिलेंगे, कितने बार भी देखिए, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा, तो आराम से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। 10 के 10 यूनिट्स हम कवर करेंगे और जो मैंने फी रखी है वो भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रखी है, डिस्क्रिप्शन में फी दे रखी है, आप आराम से जाके दे सकते हैं और आराम से आप जाके एनरोल कर सकते हैं गाइस। ऑलराइट, ये इस तरह का आपको गूगल फॉर्म मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसको फिलअप कर सकते हैं। फिलअप करने के बाद आपको मेरे मैनेजर से कॉल आ जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज के रिडल के बारे में। आज सुबह हमने रिडल दी थी और रिडल में मैंने पूछा था कि भाई रियूनियन आइलैंड जो है वो किसकी टेरिटरी है, क्या चाहे वो मॉरिशस की टेरिटरी है, चाहे वो मोजाम्बिक की है, चाहे वो मेडागास्कर की है, किसकी है वो टेरिटरी। जो रियूनियन आइलैंड है जो नॉर्मली मेडागास्कर के ईस्ट कोस्ट के अंदर है, वो किसकी टेरिटरी है, क्या वो मॉरिशस की है, वो मेडागास्कर की है या मोजाम्बिक की है। तो इनमें से आंसर होगा इसका नन ऑफ दिस, क्योंकि ये इनमें से किसी की भी नहीं है। नॉर्मली कोई नॉर्मली लेमैन इसको ऐसे सोचेगा कि यार यहाँ पर रियूनियन आइलैंड है तो भाई ठीक है, मेडागास्कर की हो सकती है या मॉरिशस की हो सकती है, लेकिन ये बेसिकली रियूनियन आइलैंड जो है वो फ्रांस की टेरिटरी है। फ्रांस की ये एक ओवरसीज टेरिटरी है दोस्तों, ठीक है। तो जब आपको ध्यान होगा ये पूरा इलाका है मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड जो है ये एक फ्रेंच कॉलोनी थी। जब इंडिपेंडेंस हो गया तो यहाँ के लोगों ने जो है वो इंडिपेंडेंस अपने आप को नहीं माना, उन्होंने अपने आप को फ्रांस के अंदर ही मिला लिया। तो इसीलिए फ्रांस की ये एक ओवरसी टेरिटरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखते हैं किन किन लोगों ने आज सही जवाब दिए हैं। आज काफ़ी लोगों ने कम जवाब दिए हैं, पर देखते हैं। आलिया ने सी दिया है जो कि गलत है, इसका आंसर होगा हमारा डी नन ऑफ दिस, आंसर इसका फ्रांस है। शुभजीत ने दिया है, पिंटू दे ने दिया है, अर्पिता चक्रवर्ती, शबनम मेहता, मेघा जैन, ज्योति चक्रवर्ती, तन्मय मेहता, रोजी, निवा कुमारी। उसके बाद आलिया ने वापस अपना आंसर ठीक किया है। सूरज गुप्ता, चांदनी सोनी, किरण, श्रुति वर्मा, मनीषा रामोला, मिनी रस्तोगी और श्वेता, इन सब लोगों ने सही आज जवाब दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे और उसको आप लाइव चैट में नहीं देंगे। ऑलराइट, क्वेश्चन है कि भाई किस कंट्री ने 2019 के अंदर COP25 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 UNFCCC की होस्ट की थी। कौन सी कंट्री ने 2019 के अंदर COP25 UNFCCC होस्ट की थी। आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, यहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्लास वीडियो मिल जाएंगे। जो भी हम यूट्यूब के अंदर कवर कर रहे हैं आपको क्लास वीडियो मिल जाएंगे। और ये हमारा इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको इसी तरह की रिडल्स मिलती रहेगी, डेली टास्क मिलते हैं और आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट होती है। आप लोग यहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं, डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, हर तरह की आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे कि सर मुझे आप ऐड कर लीजिए। ये चैनल आप ज्वाइन करके रखिए, यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते हैं, क्लास के भी और PDF के भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे इस तरह से और नोटिफिकेशन इस तरह से दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म और डेमो लेक्चर का भी मैंने दे रखा है यहाँ पे लिंक, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, वीडियोस कैसे चलते हैं आप देख सकते हैं। गूगल ड्राइव के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल वे के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट को नहीं लेकर वेरी लो इंटरनेट स्पीड के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। तो इससे आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, आप आराम से कोर्स कर पाएंगे। जूम कॉल और इस सब चीज़ों के अंदर अभी बहुत टाइम है इंडिया को, नॉर्मली हर कोई जो है वो जूम कॉल के अंदर नहीं आ सकता। टीचिंग जो है वहाँ पे इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। मैंने टेस्ट करके देखा था, आवाज़ क्रैक होती है और चीज़ें जो है वो धुंधली दिखती है। मैं भले ही अच्छा इंटरनेट लेके बैठा हूँ, लेकिन एट दी एंड आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। और नॉर्मली देखा गया है दोस्तों कि 1 घंटे की जूम कॉल के अंदर, जूम क्लासेस के अंदर आपका 1 से 1.5 GB डेटा खत्म होता है।
तो आप ये मान के चलिए, अगर आप 1 से 1.5 GB डाटा मुझे दे रहे हैं तो फिर आप बाकी चीज़ें कैसे एक्सेस करेंगे, बाकी चीज़ें यूट्यूब सेशन कैसे देखेंगे या फिर टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपका सेशन गूगल ड्राइव के अंदर बनाया है। वहाँ पे आप आराम से वीडियो कितने बार भी देखिए, लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात जुड़ें। जिन लोगों ने भी मन बना लिया है आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, फी के साथ, डिस्क्रिप्शन फॉर्म के साथ और एक डेमो वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वन।